Hello बच्चों, let's read the question. The question is draw typical output characteristic of a NPN transistor in CE configuration. See how these characteristics can be used to determine output resistance. और इन characteristics से हम output resistance कैसे निकालेंगे वो हमें बताना है. So I am writing the key concept of this question. तो देखिए हमसे बात की जा रही है NPN ट्रांजिस्टर के CE कॉन्फ़िगरेशन की. तो ट्रांजिस्टर क्या होता है बेसिकली जब जिसमें तीन इस तरह से तीन डायोड होते हैं. इसमें इमिटर को क्या कर रखा है, कॉमन कर रखा है. तो ये इमिटर हो जाएगा मेरा. एक कलेक्टर होता है और एक क्या होता है, बेस होता है. ये मेरा क्या हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया. ठीक है. अब हमें क्या बनाना है, इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है. तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो एक ग्राफ होता है बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट. क्योंकि नाम है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो करंट और वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ बनता है. आउटपुट करंट, इसको हम कर देते हैं अर्थ. ठीक है. तो इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जिसका सीई कॉन्फ़िगरेशन है. आउटपुट करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. और इसमें इनपुट करंट को हम क्या रखते हैं, इनपुट करंट हमारी रहती है कांस्टेंट. वो हमारी कांस्टेंट रहती है. अब देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा और इनपुट वोल्टेज क्या होगा, उस वो हमें कैसे पता चलेगा. आउटपुट वोल्टेज जो हमारा होता है वो होता है कलेक्टर इमिटर वोल्टेज. इधर वाला जो बनता है वो इनपुट होता है हमारा, और जो इमिटर से कलेक्टर के बीच का जो होता है वो हमारा आउटपुट बनता है. ठीक है. जब हम पूरा इसका सर्किट बनाते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होती है, इससे इमिटर करंट आती है, इससे बेस करंट आती है, कलेक्टर करंट होता है, लोड रेजिस्टेंस जोड़ते हैं. ठीक है. वो सब पूरा सर्किट डायग्राम हो जाता है. तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारा इसमें होता है वो होता है कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, जिसको हम लिखते हैं BCE. C फॉर कलेक्टर, E फॉर इमिटर. ये हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज. ठीक है. CE आउटपुट में आ रहा है. आउटपुट करंट जो हमारी होती है वो कलेक्टर करंट होती है. ठीक है. ये होती है आपकी IC कलेक्टर करंट. और जो इनपुट करंट होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस करंट हो जाएगी, IB. तो BCE और IC के बीच जो प्लॉट होता है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का प्लॉट होता है, जिसमें IB को हम लगते हैं कांस्टेंट. तो इसका जो डायग्राम बनता है, ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है. ये हमने ले लिए दो एक्सिस. एक एक्सिस पर हमने ले लिया है BCE, एक एक्सिस पर हमने ले ली है IC. और IC जो होती है हमारी किस में होती है, मिली एम्पियर में होती है. ठीक है. ये 0 हो गया मेरा, एक 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10. इस तरह से नंबरिंग कर दीजिए. और यहाँ पर भी नंबरिंग हो जाएगी मेरे पास 2, 4, 6, 8. इस तरह से हो जाएगी. तो अब जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है हमारे पास. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर IB जो मेरा होगा कांस्टेंट होगा. सपोज ये जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर पे बना है ग्राफ. सिमिलरली ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ये सपोज बना है मेरा 20 माइक्रो एम्पियर पे. इस तरह से ये जो ग्राफ होते हैं वो बनते जाते हैं इस तरह से. कुछ इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है. यहाँ पर IB मेरा जो हो जाएगा वो 30 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा. और यहाँ पर IB जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा. और इस तरह से ये ग्राफ जो होता है वो मेरा बनता रहता है. IB जो होती है मेरी बेस करंट होती है जो कांस्टेंट रहती है. तो इस तरह से एक तो मेरा एक्टिव रीजन हो जाता है और एक मेरा इधर वाला रीजन हो जाता है. ठीक है. ये एक्टिव रीजन हो जाएगा मेरा. ठीक है. अब क्या है हमें निकालना है, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. हमने एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ड्रॉ कर दिया है ग्राफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में. अब हमें बताना है कि हम आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो रेशियो होता है. आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, हमारा चेंज इन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज BCE. बेसिकली रेजिस्टेंस अगर ओम्स लॉ से हम देखें तो क्या होता है हमारा R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है. तो यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा. और करंट कितनी हो जाएगी, डेल्टा IC हो जाएगी एट कांस्टेंट बेस करंट. ठीक है. तो ये हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा. इनिशियली क्या होता है जब हम BCE में इंक्रीज करते हैं, जब हम क्या करते हैं BCE को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो कलेक्टर करंट होती है IC जो होती है वो इंक्रीज होती है. क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है. V जो है वो I की क्या है,
प्रोपोर्शनल है। तो जब हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, आउटपुट वोल्टेज को, तो हमारी जो आउटपुट करंट होती है वो भी इंक्रीज होती है, ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज होती है, ठीक है। जितना वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना ही ये बढ़ता है, तो लीनियर इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है, लीनियरली ये हमारी इंक्रीज होती है। क्योंकि हमारा जो जंक्शन है वो रिवर्स वाइज में नहीं है। ऐसा इसकी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जंक्शन जो है वो रिवर्स वाइज में नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, जब हम सप्लाई जो होता है वो ज्यादा हो जाती है, व्हेन द सप्लाई इज मोर देन द रिक्वायर्ड, तो हमारा क्या होता है, रिवर्स वाइज हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है उसमें आईसी इंक्रीज होती है बहुत ही कम बीसीई के साथ, ठीक है। जब सप्लाई जो हो जाती है ज्यादा हो जाती है, तो रिवर्स वाइज में क्या होता है, जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है, रिवर्स वाइज में जो बेस कलेक्टर जंक्शन हमारा होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन, वहां पर क्या होता है, हमारी जो आईसी करंट होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन वेरी लिटिल। विद बीसीए को हम अगर थोड़ा सा भी बढ़ाएं, थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं, तो आईसी जो होती है वो मेरी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जो रेसिप्रोकल होता है स्लोप का, अगर मैं इस स्लोप का रेसिप्रोकल निकालूं लीनियर पार्ट का, तो जो कर्व हमें देंगे वो आउटपुट देंगे, जो हमें कितना मिल जाता है, आर नॉट इक्वल्स टू डेल्टा बीसीई, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपॉन डेल्टा आईसी इनटू एट कांस्टेंट आईबी। तो ये हमें किससे मिलता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप से, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व, लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व। तो इस तरह से हम उस ग्राफ से क्या निकाल लेते हैं, अपना आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।